हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे गेट 2015 का, जो कि वेवगाइड टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे गेट की तैयारी करते हैं तो उन्होंने देखा होगा जब भी वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं तो हर एक 2-3 साल बाद प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम होकर के वो रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चे गेट की तैयारी करते हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना तो एकदम मस्ट है, एकदम 100% ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन गेट का सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन वेवगाइड टॉपिक से ले रहे हैं, जरा इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, तो कह रहा है क्वेश्चन में द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट क्या होता है? वैसा कंपोनेंट वेव का जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ हो। ठीक है, जैसे कि मान लो वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कौन सा हो गया? जो कंपोनेंट जेड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें वेवगाइड में जो डायलेक्ट्रिक यूज हुआ है वो परफेक्ट डायलेक्ट्रिक है, एयर है, जिसका कि हम लोग जानते हैं ER=1 होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड मेड अप ऑफ ए परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, जो वेवगाइड का जो वाल्स है वो परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर से बना हुआ है। परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें लॉसेज जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर आइडियल केस जो हम मानते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा तो लॉसेज कम होगी, लॉसेज नहीं ना जीरो होगी लॉसेज। ठीक है, आइडियल कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन Hz XY ZT। Hz जो है वो तीनों X Y Z T और टाइम का वेरिएबल है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है 0.1 cos 2πx इंटू कॉस 30.3πy इंटू कॉस 12π इंटू 10⁹ माइनस बीटा जेड एम्पियर पर मीटर। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड are given as A = 0.08 मीटर and B = 0.33 मीटर। द मोड ऑफ प्रोपगेशन इज। ठीक है, और क्या कहते हैं वेवगाइड का इसमें डायमेंशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये वेवगाइड का मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, जिसमें कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। फिर इन द ब्लैंक्स हमको डाटा उसमें फिल करना होता है कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें, और इसके लिए कोई इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, आपने रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पढ़ा होगा कि उसमें टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और क्या कहते हैं TM मोड, दो टाइप के मोड जो है उसमें वो प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ठीक है, टी वेव में क्या होता है हमारा? टी वेव में हमारा क्या होता है? टी वेव में हमारा EZ=0 होता है और HZ=0 होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स फील्ड वो होता है जो कि डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो ये मतलब बोल रहा है कि जब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो EZ कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और HZ कंपोनेंट जो है वो ≠0। उसी तरह TM वेव के लिए हमारे पास होता है, TM के लिए हमारे पास होता है, TM के लिए होता है हमारे पास में HZ=0 और EZ=0। ठीक है, तो HZ=0 और EZ=0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास किसका इक्वेशन दिया हुआ है? HZ का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब HZ क्या है? ≠0 है। तो HZ=0 किस में आता है? TE मोड में आता है। ठीक है, तो हमको एक तो ये पता लग गया कि ये TE मोड का इक्वेशन होगा। अब TE10 होगा कि TE20 होगा कि TE30 होगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो TE मोड के लिए क्या कहते हैं? TE मोड के लिए हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो क्या कहते हैं TE मोड के लिए हमारे पास इक्वेशन है वेवगाइड में, हम देखेंगे TE मोड के लिए हमारे पास जो वेवगाइड में इक्वेशन था वो था क्या कहते हैं TE मोड के लिए जो हमारे पास वेवगाइड में इक्वेशन था वो था HZ=C cos mπx/a इंटू cos mπx/b इंटू e⁻j बीटा जेड। ठीक है, ये हमने इक्वेशन पढ़ा था क्या कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसी इक्वेशन को, ये हमारा किस इक्वेशन में है? ये फेजर फॉर्म में दिया हुआ है। आपने EM वेव में जब पोलराइजेशन के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा फेजर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा थीटा किसका फंक्शन होता है? बीटा और जेड का, और थीटा किसका फंक्शन होता है?
ओमेगा इंटू टी का भी होता है, ठीक है। तो हम जब हमारा स्पेस के टर्म में दिया होता है और हमको क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो ई टू द पावर जे वाला टी जो है जे ओमेगा टी वाला टर्म को हमको फिर से इसमें री इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच जेड इक्वल टू सी कॉस एम पाई एक्स बाई ए इंटू कॉस एम, सॉरी यहाँ पे एन होता है, एन पाई एक्स बाई बी इंटू इसको क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। इसमें ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी को री इंसर्ट किए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। और उसका सिर्फ हम जो ई टू द पावर जे थीटा होता है, जे थीटा, तो क्या होता है डिमोवेशन कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, हम क्या लेते हैं, सिर्फ रियल पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉस का टर्म आता है टाइम फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को जो हमारा टी वेव के लिए जो इक्वेशन आता है उसको ये आता है एच जेड इक्वल टू सी कॉस एम पाई एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स, और इसको हम फेजर फॉर्म में लिख दिए तो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन हुआ था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये हमारा जो इक्वेशन हम जानते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टी मोड के लिए, वही होता है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल इससे कुछ सिमिलर लग रहा है इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता था, सी कॉस सी एम्पलीट्यूड होता था, यहाँ भी एम्पलीट्यूड 0 पॉइंट है, कॉस एम एक्स क्या कहते हैं 25 एक्स बाई ए, ठीक है। तो बिल्कुल ये इक्वेशन वैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी एच जेड के लिए और वो भी एच जेड के लिए था, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके कुछ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करके इसका अगर हम वैल्यू लिखते हैं, तो इसका अगर हम वैल्यू लिखते हैं कंपेयर करके, तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, एक मिनट देखना पड़ेगा, हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाएगा कितना दिया हुआ था इक्वेशन में, इक्वेशन में आपने नोट किया होगा, इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, इक्वेशन में दिया हुआ था हमारे पास में तो उस दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें, ठीक है। इक्वेशन को क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन है जो हमारा क्वेश्चन का इक्वेशन, वो क्या था, वो हमारा था एच जेड एक्स वाई जेड टी, हमारा क्या था 0.1 कॉस 25 पाई एक्स बाई ए इंटू कॉस 30.3 cos 30.3 पाई y बाई b इंटू कॉस 12 पाई इंटू 10 टू पावर 9t माइनस बीटा जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होता है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m और n का क्या कहते हैं, ए और वैल्यू का भी हमको दिया हुआ था, तो m और n का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहते हैं, जो इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या कहते हैं, हम m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a और b का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m पाई एक्स बाई ए इक्वल टू 25 पाई एक्स बाई ए, इस दोनों टर्म को कंपेयर किए, ठीक है। तो क्या हुआ 25 एक्स बाई ए हमारे पास आ गया, इस दोनों का हम लोग कंपेयर किए यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि m इक्वल टू तो m पाई x के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे m इक्वल टू आ गया हमारे पास, यहाँ से ये पाई x से पाई x कट गया, a से a कट गया, ठीक है। तो m इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू हमारे पास आ गया 25, ठीक है। m इक्वल टू 25, सॉरी इक्वेशन है लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m पाई बाई एक्स, ठीक है। तो m पाई बाई एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 25, सॉरी यहाँ पे a नहीं दिया हुआ था इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन में यहाँ पे a नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, m पाई एक्स बाई
ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 पाई एक्स, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो एम इक्वल टू कितना आ गया 25 इंटू ए, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एन पाई एक्स बाई बी इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन पाई एक्स बाई बी इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 30.3 पाई, ठीक है, 30.3 पाई, ठीक है, पाई 30.3 एन पाई वाई 30.3 वाई, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ y से y कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, n इक्वल टू आ गया 30.03 इंटू बी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, m और n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, a का वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था a इक्वल टू दिया हुआ था 0.08 मीटर, और b इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ था, b इक्वल टू हमारा दिया हुआ था 0.33 मीटर, ठीक है। तो अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या है 25 है, तो m इक्वल टू 25, ठीक है, m इक्वल टू 25 इंटू 0.08 कितना आ जाएगा हमारे पास में, इस दशमलव को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 125 चौका 100 4 दूनी 8, ठीक है, m कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है। और उसी तरह n फाइंड करेंगे, तो n इक्वल टू 30.3 इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 30.3 इंटू कितना हो गया 0.33, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 आ गया, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें हमारा कौन सा वेव प्रोपगेट करता है, टी मोड। तो टी मोड किस तरह का होता है, उसका m इंडेक्स होता है, टी मोड टी एम और एन। एम क्या होता है, हाफ वेव वेरिएशन इन एक्स डायरेक्शन, और एन क्या होता है, हाफ वेव वेरिएशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एम के जगह पे हमारा कितना आ गया 2, तो ठीक है, एम के जगह पे हमारा 2 आ गया और एन के जगह पे 1, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर T21, ठीक है। एम इक्वल टू 2 आ गया, एन इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा मोड प्रोपगेट करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारा T21 मोड जो है वो हमारा प्रोपगेट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप का 2015 में आया हुआ था, उससे पहले 2012 में बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 2012 में वो क्वेश्चन किया होगा उससे तो वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके, थैंक्स।